हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के कंप्लीट एंड ऑनेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उसके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। प्लीज़ वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आज फाइनली हम लोग अब उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां तक पहुंचने के लिए हम इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं राइट प्लानिंग के अंतर्गत, जिसमें हमने डिफरेंट सेक्शंस को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा ताकि हम उस मेन प्लान तक पहुंच सकें। तो आज हम लोग फाइनली उस मेन प्लान पर बात करेंगे, जिस पर चलना है आपको और जिस पर चलकर आप यूपीएससी के सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं, अगर आप बिना भटके हुए सॉलिड तरीके से जैसे चला जाना चाहिए इस रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटा सकें। मेन प्लान्स पर मैं 2 पार्ट्स में बात करूंगा। पहला प्लान होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगिनर्स हैं और जो शुरुआत करने वाले हैं, और दूसरा प्लान मैं बात करूंगा उनके लिए कि वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं और फेल हो चुके हैं। मीन्स उन्होंने फेल्योर्स को फेस किया है। तो जिन्होंने फेल्योर्स को फेस किया है, उनके लिए इसके बाद वाले प्लान में मैं बात करूंगा, लेकिन ये प्लान भी उनके लिए उतनी ही बेनिफिशियल होगी। डिफरेंस बस इस बात का होगा कि जिस स्टेज पर आपने फेल किया, वहाँ से आगे की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। बस इतना सा डिफरेंस होगा, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होंगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब फाइनली उस मेन प्लान पर बात करते हैं। मैंने अलग-अलग सब्जेक्ट्स को लेकर, टुकड़ों में सिलेबस को लेकर आपसे कहा था कि इसके लिए उनके एलिमेंट्स बताए थे, इतना-इतना समय लग सकता है। अब फाइनली हम ये देखेंगे कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वे में कितना समय लगाया जाना चाहिए, या मैं यूँ कहूँ कि कितना समय लगाया ही जाना चाहिए। अगर आपको सॉलिड इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठ सको और आपको लगना चाहिए, आपको लगे कि हाँ, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए सॉलिड तरीके से। बहुत रिसर्च के बाद मैंने इस पीरियड को ढूँढा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने डिफरेंट पीरियड्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, स्टूडेंट्स से बातचीत की है और पर्सनली इन्वॉल्व होकर डेप्थ में जाकर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की है। सबको टुकड़ों को जोड़कर कलेक्ट करने की कि कितना लगाया जाना चाहिए समय और किस तरह से लगाया जाना चाहिए। दोनों बहुत मैटर करते हैं, सिर्फ समय मैटर नहीं करता, आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आइए फ्रेंड्स, हमारी बातचीत शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक बिगिनर को कितना समय लगाना चाहिए इस प्रिपरेशन में, तो जो परफेक्ट डेस्टिनेशन तक मैं पहुंच पाया हूं वो है 3 इयर्स। कम से कम आपको 3 साल लगाने चाहिए। कम से कम 3 साल लगाया ही जाना चाहिए अगर आप सक्सेस पाने का सपना देख रहे हो तो। इस 3 साल को आप कैटेगराइज करते हैं कि कैसे। पहले जो 2 साल होंगे आपके, इस 3 साल में जो पहले 2 साल होंगे आपको आपके, उसमें क्या करना है आपको, क्या, या मैं कहूँ क्या करना चाहिए आपको। बेसिक्स प्लस एडवांस, GS1 टू GS4 के जो बेसिक्स प्लस एडवांस है, उनको आपको समझना है, बहुत गहराई से समझना है। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ना है की बात नहीं कर रहा हूँ, रट्टा मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही
उन्हें तैयार करने की बात कर रहा हूँ। समझना है आपको और उस समझ के आधार पर उसको तैयार करना है। GS1 टू GS4 किस तरीके से? कॉम्प्रिहेंसिव वे में। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? एक तरीका है कि मान लीजिए मैंने कहा बेसिक्स, तो आपने GS1 टू GS4 के सिलेबस में जो है उन सब के पहले बेसिक्स को तैयार कर लिया। फिर आप उसके एडवांस पर गए, फिर आगे उसको करंट से जोड़ा, फिर स्किल डेवलपमेंट पर आए। अलग 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 करके एक बार में आपने एक एक करके अलग अलग किया। कॉम्प्रिहेंसिव मैं किसे कहना चाहूँगा कि आप सारी चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हो। एक सर्कल है कि आपने एक सब्जेक्ट उठाया, उसके बेसिक्स को समझा, कंप्लीट किया, फिर उसी के एडवांस फॉर्म को देखा। तो इससे होगा क्या? अभी आपने ताज़ा-ताज़ा फ्रेश एकदम बेसिक समझा है। तुरंत इंस्टेंट आप इसके साथ जब एडवांस पर आओगे, तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएँगी, ये भी आपका अपना हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हिस्ट्री तैयार किया, कर लिया बेसिक्स, अब आपने इसे छोड़कर आपने बाकी सब्जेक्ट्स को, तो सोचिए कितने 8, 9, 10 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। उन सब को किया तो कितना टाइम पीरियड लग गया इसमें, बहुत ज़्यादा। और फिर वापस से अब आप जब फिर शुरुआत करोगे आप हिस्ट्री के एडवांस से, तो हिस्ट्री से कितना लंबा गैप हो गया आपका। इनमें आप बहुत चीज़ें भूल गए होंगे, बहुत चीज़ें समझ के परे हो गई होंगी, काफ़ी होता है ऐसा। तो काफ़ी चीज़ें धुंधली हो गई होंगी। अब अगर आप एडवांस पर जाओगे, तो आपको समझने में बहुत तकलीफ़ होगी, मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आपने बेसिक्स के साथ एडवांस को कनेक्ट कर दिया एक साथ में, तो चीज़ें सॉलिड हो जाएँगी, क्योंकि एक ने बेस तैयार कर दी, दूसरे ने कंप्लीट बिल्डिंग तैयार कर दी। आपका समझ पुख्ता हो गया और इस आधार पर आपकी जो नोट मेकिंग है, तैयारी है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वो भी आपने कर ली। अब आप जब नेक्स्ट स्टेज में इनको छुओगे, तो वो रिवीजन की स्टेज होगी और वो रिवीजन आपकी सॉलिड होगी, वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि आपने साथ में समझ लिया है। दोनों को मिक्स अप करके जितना हो सकता है उसे पुख्ता कर लिया है। तो ये होगी इसे मैं कहता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव वे। और आगे चलकर आप करंट से जुड़े हुए ही रहेंगे, तो जो भी अपडेशन उसमें होती है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो तो थ्रू आउट चलने वाली बात है, करंट जो है। और रही स्किल डेवलपमेंट की बात, तो वो उसके बाद होगी, उस पर आएँगे। अभी हम लोग यहाँ रुक रहे हैं। तो इस तरह से आपको GS1 टू GS4 के सिलेबस को तैयार करना है। पहले 2 साल में ये हुई पहले 2 साल की पहली स्टेज ये, और साथ में आपको इस 2 साल में अलग से जो पढ़ना है करंट के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक न्यूज़पेपर। वहाँ मैं आपको न्यूज़ सुनने की सलाह नहीं दूँगा, डीडी न्यूज़ में भी जाने की सलाह नहीं दूँगा। कुछ भी एक्स्ट्रा बर्डन लेने की सलाह नहीं दूँगा मैं, क्योंकि अभी आप अपना फाउंडेशन तैयार कर रहे हो। तो उसके लिए ज़्यादा बर्डन एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप करंट से जुड़े हुए रहें, उसके लिए आप कोई भी एक नेशनल न्यूज़पेपर, जिसमें द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों को सॉलिड माना जाता है और ये दोनों हैं भी। आप इन दोनों में से किसी को भी प्रेफ़र कर सकते हैं, ऐज़ पर योर चॉइस कहिए, या फिर आप चॉइस तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, एज़ पर योर एनालाइज़ेशन आप एनालाइज़ कीजिए दोनों न्यूज़पेपर को, और जो आपको बेटर सूट करे, आपको बेटर सूट करने का मतलब आपकी तैयारी को, यूपीएससी की आपकी प्रिपरेशन को बेटर सूट करे, उसे आप सेलेक्ट कीजिए। और सिर्फ़ एक न्यूज़पेपर आपको साथ में लेकर चलना है थ्रू आउट। ये जब हो जाए, कंप्लीट आपका ये जब हो जाए, पास से एक साउंड आ रहा है फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज़ कर रहा हूँ ताकि वो साउंड हमें डिस्टर्ब ना कर सके। जैसे ही वो साउंड बंद होगा, मैं इस वीडियो को फिर से ऑन कर दूँगा। ओके। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। पता नहीं इतने रात में कौन जग गया था। अ, ओके फ्रेंड्स, हाँ, आगे बढ़ते हैं। वो हो जाने के बाद और हमें साथ में क्या करना है फिर? फिर ऐसे।
ऐसे की तैयारी करनी है आप। उसके बाद ऑप्शनल, ऑप्शनल तैयार करना है। सीसैट, इंग्लिश एंड हिंदी, आप मेंस में जानते हैं क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश एंड हिंदी का। हिंदी या फिर कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, दोनों में से कोई। सीसैट आपको थ्रू आउट लेकर चलना है। अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ क्या क्या करना है, बाद में मैं बताऊंगा कि आगे क्या है। और ये हो जाने के बाद फिर कम्युनिकेशन स्किल प्लस वैल्यू बेस्ड हैबिट्स, ये आपके इंटरव्यू के लिए ये आपको तैयार करना। और ये चीज़ें जो होंगी, ये मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव, मतलब इनको इनकी क्वांटिटी आपको तैयार करनी है, मतलब इनको आपको तैयार करना है, नोट्स बनाने हैं समझ के आधार पर। अब बचा आपका 1 साल। वो 1 साल कौन-सा होगा? वो होगा जिस साल आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो। एग्ज़ाम ईयर, द एग्ज़ाम ईयर, वो पूरा 1 साल। और ये जो होगा, ये होगा क्वालिटेटिव। पहले 2 साल मैंने क्या कहे? क्वांटिटेटिव, कि मतलब वो एक बल्क है पढ़ाई की, उसकी क्वांटिटी है, उसको आपको तैयार करनी है। अब बात आई है रिफाइनमेंट की, उसको फाइन ट्यून करने की, एग्ज़ाम के लायक खुद को ढालने की, जिसे मैं क्वालिटेटिव कहना चाहूँगा और जिसे मैं स्किल डेवलपमेंट कहना चाहूँगा। अगर उस क्वांटिटी में ये क्वालिटी शामिल नहीं हुई, तो वो क्वांटिटी बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रह जाएगी। और फिर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत बहुत, यूँ कहिए बहुत मुश्किल, मैं क्या कहूँ, नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत बड़ी स्किल की डिमांड करती है। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, प्रीलिम्स के या मेंस के या इंटरव्यू की ही मैं बात करूं, आप उनके आंसर्स बुक्स में ढूंढने की कोशिश करो या कहीं ऐसे जगह पे कि आपने पढ़ा हो। सवाल ही नहीं उठता कि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको कहीं भी बुकिश नॉलेज में मिलेंगे, वो आपको तुरंत फॉर्म करने होते हैं। और अगर उनके कंटेंट्स कहीं मिले भी, कंटेंट्स मिलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्या है, आपको फॉर्म करना है। मेंस में आंसर राइटिंग आपको तुरंत क्रिएट करना है, तो वो क्रिएटिव स्किल सीखनी तो ज़रूरी है। इंटरव्यू में आपको रिप्लाई देना है, तो रिप्लाइंग कम्युनिकेशन स्किल सीखना ज़रूरी है। आप इंस्टेंट कैसे भी तो रिप्लाई नहीं कर सकते। प्रीलिम्स, उसका माहौल बहुत सॉलिड होता है, उसके उसके लिए खुद को तैयार करना, जिसको स्किल डेवलपमेंट में कह रहा हूँ। तो एग्ज़ाम ईयर जो होगा वो आपका स्किल डेवलपमेंट का होगा, जिसमें आपको क्या करना है, पहले 2 मंथ जो होंगे, मान लीजिए शुरुआत है दिसंबर तक आपकी ये फिनिश होगी। जनवरी, फ़रवरी, ये 2 महीने जो शुरू के होंगे, इसमें आपको रिविज़न करना है सीक्वेंस में, जो भी आपने पढ़ाई की है, सीक्वेंस में उनको रिवाइज़ करना है डीप में जाकर। उसके बाद जो 3 महीने बचेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो अब आपको जो 3 महीने बच गए हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, वो पूरा का पूरा 3 महीना अपने प्रीलिम्स को समर्पित कर देना है। और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेंस में क्या का मेरा कुछ छूट रहा है या इंटरव्यू का कुछ करना, नो, नथिंग एट ऑल। ये 3 महीने पूरी तरीके से प्रीलिम्स को दिए ही जाने चाहिए, प्रीलिम्स स्पेसिफिक वे में, जिसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक रिवीजन होगी, प्रीलिम्स स्पेसिफिक तगड़ी प्रैक्टिस होगी, इतनी प्रैक्टिस होगी और ऐसे प्रैक्टिस होगी, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे भी आएँ, आपको बीट नहीं कर सकते वो। दैट कैनॉट बीट यू एट एनी हाई। तो उस पर ध्यान देना है। ये उसके बाद, प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बीच में करीब 3.5 महीने का गैप होता है। वो पूरा का पूरा 3.5 महीना आपको अपने मेंस, स्पेसिफिक मेंस को समर्पित कर देना है। दुनिया में सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ़ मेंस एग्ज़ाम याद रखना है।
उसके बाद जब मेंस हो जाए, फिर जो समय बचता है, करीब साढ़े 3 महीने से 4 महीने के बीच, करीब साढ़े 3 महीने का समय वहाँ भी बचता है आपके इंटरव्यू से और मेंस के हो जाने के बाद इंटरव्यू से पहले। वो साढ़े 3 महीना पूरा का पूरा आपको कंप्लीटली, अगर आपको ये अब लग रहा है कि मेंस आपका हो जाएगा, तो आपको पूरा का पूरा वो साढ़े 3 महीना जो है वो अपने इंटरव्यू को समर्पित कर देना है। उसमें अपने स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को और जितने भी तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें फाइन ट्यून करके उन्हें ग्रास्प करना है और अपने आप को इतना हाईली ट्रेन करना है कि आप इंटरव्यू को अपने दिशा में मोड़ सको। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है अगर आपने अच्छे से तैयार किया। जहाँ बाकी पेपर्स में आपको 250 मार्क्स में 100 से 110 के करीब आते हैं, इंटरव्यू आपको 250 आउट ऑफ 275 मार्क्स दिलाने की क्षमता रखता है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए ना, 200 एवब या 250 तक आप पहुँच सकते हैं अगर आपने तगड़ी तैयारी की तो। तो मेंस में अगर थोड़े कम भी मार्क्स आए तो आप यहाँ बहुत आगे निकल जाओगे, और मेंस में भी अच्छे आए और यहाँ भी अच्छे आए तो आपको टॉपर्स के बीच लैंड करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये जो होगी, ये सॉलिड स्किल डेवलपमेंट की पोर्शन होगी, जिसे मैं क्वालिटेटिव कहना चाहूँगा। इन्हीं क्वांटिटी को क्वालिटी में बदलना है यहाँ पर। मैंने ये बात की कि क्या-क्या करना है इन इस मेन प्लान के 3 साल में आपको। अगले क्लास में मैं जो अगर कोई फ़ेल हो जाता है किसी स्टेज पे, तो वहाँ से उसको कैसे करना है, उस पर बात करूँगा। और उसके बाद वाले क्लासेस में फिर जो सीरीज़ शुरू होगी, तो ये मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, इसके एक-एक पार्ट को पकड़ कर बिल्कुल मैं डीप में, डेप्थ में जाऊँगा, और वहाँ से उसको आप बेस्ट तरीके से कैसे तैयार करेंगे अपने लिए, उन सब पर बात करूँगा। एक-एक पॉइंट को पकड़ कर कि बेसिक्स के लिए सोर्सेज़ क्या होंगे, आप किस तरह से उसको पढ़ोगे, कैसे तैयार करोगे यूपीएससी एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए। मेरा फ़ोकस कंप्लीट होगा ये एग्ज़ाम, सिर्फ़ नॉलेज हासिल करना नहीं, एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है, एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक टू द पॉइंट। जैसे अर्जुन को चिड़िया की सिर्फ़ आँख दिखाई देती थी, मछली की आँख दिखाई देती थी, वैसे मेरी जो नज़र होगी, मेरी जो विज़न होगी, वो कंप्लीटली जो मैं विजुअलाइज़ करूँगा, मेरी नज़रें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम पर टिकी हुई होंगी और कहीं भी नहीं। मैं जो भी बात करूँगा एकदम उसके अकॉर्डिंग करूँगा। एक-एक पॉइंट को पकड़ कर मैं बिल्कुल डीप डेप्थ में जाकर आपको फिर बताऊँगा कि इन्हें कैसे करना है। अभी मैंने बताया है क्या करना है, तब मैं बताऊँगा कैसे करना है, और हम लोग साथ में मिलके ये सब करेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो खुद होगा बहुत अच्छा होगा। हमारे कंट्रोल में हम चीज़ों को लेके आने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। हैव अ वेरी ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।